गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चैप्टर कौन सा हम लोग कर रहे थे? सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कौन सा टॉपिक कंप्लीट किया था? हम लोगों ने सेल वॉल वाला टॉपिक जो है कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन जो है इसको ऑल्टरनेटिवली हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, जैसे कि आप लोगों ने क्लास 9th 10th वगैरह में पढ़ा है। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है, ठीक है, ये आउटर मेम्ब्रेन होता है किसी भी सेल का। ठीक है, प्लांट सेल एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट रहता है। बस प्लांट सेल में एक्सेप्शन क्या होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ एक सेल वॉल भी प्रेजेंट रहती है, बट एनिमल सेल्स में सेल वॉल एब्सेंट रहती है। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस रहता है। ठीक है, अब जो सेल मेम्ब्रेन है इसको हम लोग ऑल्टरनेटिवली, मैंने क्या कहा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो नाम है, ठीक है, वो दो साइंटिस्ट ने मिलके दिया था। साइंटिस्ट का नाम था नागेली एंड क्रैमर। ठीक है, नागेली एंड क्रैमर ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो टर्म है उसको कॉइन किया था। ठीक है, उसके अलावा इसको कई सारे साइंटिस्ट जो है ऑल्टरनेटिवली प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली यूज जो टर्म है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है। ठीक है, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है दैट इज कॉमन टू बोथ द यूकैरियोट्स एंड द प्रोकैरियोट्स। ठीक है, इसका अपीयरेंस कैसा होता है? इसका अपीयरेंस जो है अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो ट्राईपार्टाइट होता है। ट्राईपार्टाइट कहने का मतलब क्या है? ऐसा लगता है देख करके कि ये तीन चीज़ों से मिल करके बना हुआ है। ट्राई लैमिनर है, ठीक है, तीन चीज़ों के लेयर से बना हुआ है, इसको हम लोग ट्राईपार्टाइट कहते हैं। ठीक है, ये मेम्ब्रेन जो है इतना थिन हुआ करता था, ठीक है, कि 1950s तक जो है, ठीक है, 1950s तक इसकी स्टडी नहीं की जा सकी थी। ठीक है, 1950s के बाद में जब धीरे धीरे और एनहांस्ड माइक्रोस्कोप्स का डेवलपमेंट हुआ, तब कहीं फाइनली जा करके जो है इसका स्टडीज पॉसिबल हो पाया। ठीक है, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इसके बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं वो प्रपोज किए हैं। हम लोग उन सभी के बारे में डिटेल्स में नहीं जाएंगे, मैं ब्रीफ में बता देती हूँ। जैसे कि एक लैमेलर मॉडल था जिसको कि सैंडविच मॉडल भी कहा जाता है। तो लैमेलर या जो सैंडविच मॉडल है इसको दो साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था। ठीक है, साइंटिस्ट का नाम था डैनियली एंड डैवसन। ठीक है, सैंडविच मॉडल वॉज प्रपोज बाय डैनियली एंड डैवसन। ठीक है, नेक्स्ट जो सेकेंड मॉडल प्रपोज हुआ था दैट वॉज रॉबर्टसन मॉडल। ठीक है, इट वॉज प्रपोज्ड बाय डेविड रॉबर्टसन। ठीक है, एंड फाइनली तीसरा मॉडल जो प्रपोज हुआ दैट वॉज द फ्लूइड मोजाइक मॉडल। ठीक है, दिस फ्लूइड मोजाइक मॉडल दिस वॉज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकल्सन। ठीक है, तो तीन मॉडल्स आज तक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में प्रपोज किए गए हैं। सैंडविच मॉडल, रॉबर्टसन मॉडल, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। तीनों ही मॉडल क्या बोलते हैं? तीनों ही मॉडल ये बोलते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड्स और प्रोटीन से बना हुआ है। ठीक है, हालांकि तीनों ही मॉडल एक ही कॉमन चीज़ बोलते हैं, लेकिन तीनों में स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने का जो तरीका है वो डिफरेंट है। ठीक है, अब सैंडविच मॉडल क्या कहता है कि प्रोटीन की दो लेयर के बीच में लिपिड की दो लेयर सैंडविच होती है। ठीक है, ये सैंडविच मॉडल कहता है। डैनियली और रॉबर्टसन का जो मॉडल है, ठीक है, रॉबर्टसन का मॉडल क्या कहता है कि प्रोटीन जो है वो एक कंटिन्यूअस लेयर बनाता है, दो कंटिन्यूअस लेयर बनाता है प्रोटीन, और प्रोटीन की कंटिन्यूअस लेयर के बीच में लिपिड की एक लेयर प्रेजेंट रहती है, ऐसा रॉबर्टसन मॉडल कहता है। ठीक है, लेकिन जो सबसे वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है दैट इज द फ्लूइड मोजाइक मॉडल प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकल्सन। ठीक है, तो सिंगर एंड निकल्सन का जो मॉडल है इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। ठीक है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल जो है ये भी सेम चीज़ कहता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है
वो बना हुआ है लिपिड एंड प्रोटीन से, ठीक है। अब लिपिड का नेचर कैसा होता है? लिपिड का जो नेचर है वो एम्फीफैटिक है। एम्फीफैटिक यानी कि वो ड्यूअल नेचर शो करता है, ठीक है। लिपिड के स्ट्रक्चर को अगर हम लोग डिस्कस करें तो लिपिड जो होता है उसमें एक हेड होता है और एक टेल पार्ट होता है, ठीक है। ये जो हेड पार्ट होता है, ठीक है, ये क्या होता है? हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक यानी वाटर लविंग, सिंपल, ठीक है। एंड ये जो टेल है इट इज हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मीन्स वाटर हेटिंग, सिंपल, ठीक है। हाइड्रोफिलिक हेड यानी कि वाटर लविंग, ठीक है, एंड हाइड्रोफोबिक टेल यानी कि वाटर हेटिंग, ठीक है। तो अब ये जो लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि इनमें एक हाइड्रोफिलिक हेड है और हाइड्रोफोबिक टेल है, ठीक है, तो जनरली क्या होता है जब कभी भी हम लोग सेल के स्ट्रक्चर को कंसिडर करें, ठीक है, तो सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसमें वाटर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो ये जो टेल है, ठीक है, ये साइटोप्लाज्म की तरफ डायरेक्ट नहीं हो सकती, ठीक है। और सेल का जो आउटर एनवायरनमेंट है, सेल के आउटर एनवायरनमेंट में भी वाटर प्रेजेंट रहता है, ठीक है, तो वहाँ पर भी टेल जो है बाहर की तरफ डायरेक्ट नहीं कर सकता। तो अगर टेल ना बाहर की तरफ डायरेक्ट करे ना अंदर की तरफ डायरेक्ट करे तो टेल फिर प्रेजेंट कहाँ रहेगा, ठीक है। तो होता ऐसा है कि जो दो लिपिड के मॉलिक्यूल्स हैं इस तरीके से एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में ओरिएंटेड रहते हैं, सो दैट हाइड्रोफिलिक हेड जो है वो वाटर के साइड पे रहे और हाइड्रोफोबिक टेल जो है वो अंदर की तरफ रहे जहाँ पर वाटर प्रेजेंट ना हो, ठीक है। तो ये हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफोबिक टेल जो है इस तरीके का अरेंजमेंट बनाते हैं, ठीक है। अब क्योंकि हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफोबिक टेल है और उनका ओरिएंटेशन ऐसा होता है, तो कोई भी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड की 2 लेयर रहती है, ठीक है। दोनों लेयर्स के जो अंदर जो लिपिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका ओरिएंटेशन क्या रहता है? यहाँ के जैसे ऑपोजिट डायरेक्शन में रहता है, ठीक है। तो एक लेयर जो है वो इस तरीके से प्रेजेंट रहेगी एंड इसके ऑपोजिट ओरिएंटेशन में दूसरी लेयर इस तरीके से प्रेजेंट रहेगी। अंडरस्टूड, ठीक है। तो इस तरीके से लिपिड के 2 लेयर प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो लिपिड के 2 लेयर प्रेजेंट होते हैं इसको हम लोग कहते हैं लिपिड बाइलेयर, ठीक है। दिस इज नोन एज लिपिड बाइलेयर, ठीक है। अब ये जो लिपिड बाइलेयर बन गई इसके बाद प्रोटीन्स कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। फ्लूइड मोजाइक मॉडल के अकॉर्डिंग प्रोटीन्स जो है 2 तरीके के प्रोटीन्स होते हैं बेसिकली, ठीक है। एक है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और दूसरा है इंट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है। एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक 2 तरीके के प्रोटीन्स हैं। ये जो दोनों प्रोटीन्स हैं इनको इस बेसिस पे नाम नहीं दिए गए हैं कि इनका लोकेशन कहाँ है, क्योंकि एक्सट्रिंसिक का मीनिंग क्या होता है? एक्सटर्नल, बाहर, एंड इंट्रिंसिक का मीनिंग होता है इंटरनल यानी कि अंदर, ठीक है। तो इनके लोकेशन के बेसिस पे इनको नाम नहीं दिया गया है, ठीक है। इनके डिग्री ऑफ एसोसिएशन के बेसिस पे इनको नाम दिया गया है, ठीक है। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन ऐसे प्रोटीन्स हैं कि जिनको लिपिड बाइलेयर से ईजिली हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। और इंट्रिंसिक प्रोटीन्स ऐसे प्रोटीन्स हैं कि जिनको हम लोग लिपिड बाइलेयर से इजीली सेपरेट आउट नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स और इंट्रिंसिक प्रोटीन्स जो है डिग्री ऑफ कनेक्शन या जितना हम लोग इजीली उनको सेपरेट कर सकते हैं उस बेसिस पे नाम दिया गया है, ठीक है। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स जो है दे टेंड टू लोकेट ऑन द आउटसाइड, ठीक है। ज़्यादातर बाहर के तरफ जो है लिपिड बाइलेयर के इस तरीके से एक्सट्रिंसिक प्रोटीन प्रेजेंट रहते हैं। इंट्रिंसिक प्रोटीन्स जो होते हैं वो इस तरीके से लिपिड बाइलेयर में अंदर की तरफ प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। अंदर की तरफ प्रेजेंट रहने के वजह से इंट्रिंसिक प्रोटीन्स जो है इनका डिग्री ऑफ एसोसिएशन ज़्यादा होता है, इसीलिए इनको हम लोग लिपिड बाइलेयर से सेपरेट इजीली नहीं कर पाते हैं। और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन क्योंकि बाहर रहते हैं इनका डिग्री ऑफ एसोसिएशन भी कम रहता है, इसीलिए इजीली हम लोग इनको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। इन दोनों के अलावा एक और सेट ऑफ प्रोटीन होता है जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, ठीक है। अब ये जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन जो है, ठीक है, इसका काम क्या होता है? बेसिकली ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन जो है उसका लोकेशन कुछ इस तरीके से होता है कि वो
इस तरीके से दोनों लिपिड बाइलेयर्स के बीच में से क्रॉस करता हुआ, ठीक है, दोनों साइड में बाहर थोड़ा थोड़ा इमर्ज करता है, ठीक है। तो पूरा जो लिपिड बाइलेयर का लेंथ है उसको क्रॉस करेगा और ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन का थोड़ा थोड़ा सा जो पार्ट है वो बाहर की तरफ और अंदर की तरफ दोनों की तरफ थोड़ा थोड़ा निकला हुआ रहेगा। इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन का। ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन का प्रिंसिपल फंक्शन क्या है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होने वाले जितने भी ट्रांसपोर्टेशंस हैं उनको फैसिलिटेट करना, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन को फैसिलिटेट करने के लिए एक चैनल के जैसे काम करता है ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, और ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन के थ्रू होते हुए कई सारे जो सब्सटेंसेज हैं उनका एक्सचेंज जो है बाहर से अंदर या अंदर से बाहर की तरफ सेल में होता रहता है, ठीक है। सो दिस होल स्ट्रक्चर, दिस इज नोन एज द फ्लूइड मोजाइक मॉडल, ठीक है। तो फ्लूइड मोजाइक मॉडल अगर कभी भी एग्जाम में पूछता है तो आपको सबसे पहली चीज़ क्या एक्सप्लेन करनी है, आपको ये बताना है कि किस किस चीज़ से बनता है। आप बताओगे कि लिपिड से बनता है और प्रोटीन से बनता है, फिर आप लिपिड का नेचर बताओगे कि एम्फीफैटिक नेचर होता है, ठीक है, हाइड्रोफिलिक हेड होता है, हाइड्रोफोबिक टेल होता है, ठीक है। इस वजह से जो है दोनों लिपिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में ओरिएंटेड होते हैं। इसके वजह से लिपिड की बाई लेयर बनती है। लिपिड की बाई लेयर बनने के बाद में आप प्रोटीन के बारे में बताओगे कि 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन होते हैं, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक, डिपेंडिंग ऑन डिग्री ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। दोनों का लोकेशन कहाँ कैसा होता है उसको एक्सप्लेन करोगे। फाइनली ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन बताओगे, ठीक है। इसके अलावा भी और क्या चीज़ें प्रेजेंट रहते हैं, इसके अलावा प्रेजेंट रहते हैं पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स यानी कि क्या होता है, पॉलीसैकेराइड क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। पॉलीसैकेराइड यानी कि कार्बोहाइड्रेट शुगर्स जो हैं वो प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो ये जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं ये कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, ये बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बाहर की तरफ प्रेजेंट रहते हैं, मतलब सेल के आउटर एनवायरनमेंट के तरफ ये इस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच्ड रहते हैं, ठीक है। या तो अनब्रांच्ड भी होते हैं या फिर इस तरीके से ब्रांच्ड भी हो सकते हैं, ठीक है। ये जो पॉलीसैकेराइड्स हैं, ठीक है, ये एंटीना के फॉर्म में या स्ट्रिंग के फॉर्म में क्या करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर साइड से प्रोट्रूड करते हैं, ठीक है। ये जो पॉलीसैकेराइड्स हैं इनका फंक्शन क्या होता है, इनका फंक्शन होता है सेल के रिकॉग्निशन में काम करना, ठीक है, सेल के रिकॉग्निशन में हेल्प करना, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि दो जो ऑपोजिट ब्लड ग्रुप्स हैं उनको अगर हम लोग मिक्स कर देंगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, सच दैट ए ब्लड ग्रुप वाले का ब्लड हम लोग बी को नहीं दे सकते, बी वाले का ब्लड हम लोग ए को नहीं दे सकता। ऐसा किस लिए होता है, क्योंकि जो हमारे आरबीसीज का प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसके ऊपर ये जो पॉलीसैकेराइड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये रिकॉग्निशन का काम करते हैं, ठीक है। तो सपोज ए ब्लड के साथ में अगर बी ब्लड ग्रुप का ब्लड मिक्स हो गया, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा कि ए ब्लड ग्रुप के जो आरबीसीज हैं उनके ऊपर अलग तरीके के पॉलीसैकेराइड्स होंगे और बी ब्लड ग्रुप के आरबीसीज के ऊपर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीसैकेराइड्स होंगे, ठीक है। तो दोनों में जब डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीसैकेराइड्स जो हैं आपस में मिक्स होंगे तो दोनों क्योंकि आइडेंटिकल नहीं है तो दोनों में क्या हो जाएगा, क्रॉस रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है, और वो ब्लड जो है उसमें कोएगुलेशन हो जाएगा, थक्के जमने लग जाएंगे, और अगर इस तरीके से ब्लड ग्रुप मिक्स हो जाता है तो पर्सन की डेथ भी हो जाती है, ठीक है। तो ये पॉलीसैकेराइड्स का बेसिक काम क्या होता है, इनका काम होता है सेल टू सेल रिकॉग्निशन में हेल्प करना, ठीक है। सेल टू सेल रिकॉग्निशन का काम होता है बेसिकली ये पॉलीसैकेराइड्स का, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग क्या करोगे, पूरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है फ्लूइड मोजाइक मॉडल के अकॉर्डिंग आप लोगों को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में और भी चीज़ें हो सकती है, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट हो सकता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। कोलेस्ट्रॉल के अलावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओलिगोसैकेराइड्स, ये सारी चीज़ें जो है प्रेजेंट रह सकती हैं। ओवरऑल अगर हम लोग बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि सबसे पहले तो ये सेल के इनर कंटेंट्स को आउटर एनवायरनमेंट से सेपरेट करके रखने का काम करता है, ठीक है। दूसरा, सेल को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तीसरा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इसमें क्योंकि लिपिड्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो इसमें काफ़ी फ्लूइडिटी होती है, फ्लूइडिटी फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादातर होती है, ठीक है। तो ये फ्लूइडिटी या जो ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसके वजह से क्या होता है कि सेल टू सेल जो ट्रांसपोर्ट होता है वो काफ़ी ईजी हो जाता है, क्योंकि
अगर आप एक बात खुद सोचो कि ये जो डस्टर है अगर इसमें फ्लूइडिटी नहीं है, ठीक है, तो इसका शेप क्या है, रिजिड है, ठीक है, इसका शेप क्या है, रिजिड है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग इसकी जगह किसी स्पंज को देखेंगे, ठीक है, स्पंज के अंदर क्या है कि जो पार्टिकल्स हैं वो टाइटली पैक्ड नहीं है, इसके वजह से उसमें फ्लूइडिटी रहती है, तो स्पंज को हम लोग स्क्वीज़ कर सकते हैं, उसके शेप को हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको बोला जाए कि इस डस्टर को पानी में रखो तो क्या ये डस्टर पानी को एब्जॉर्ब कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, ठीक है। लेकिन स्पंज जो है वो ईजिली पानी को एब्जॉर्ब कर जाएगा बिकॉज ऑफ इट्स फ्लूइडिटी, उसका नेचर वैसा है। तो वैसा फ्लूइड नेचर जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का रहता है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ करता है सब्सटेंसेस को अपने थ्रू पास होने के लिए। तो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हेल्प करते हैं सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट में, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फ्लेक्सिबल होने से सेल का साइज जब इंक्रीज होता है उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। सेल के मेम्ब्रेन के थ्रू, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट है वो भी फ्लूइड नेचर के वजह से इजीली हो जाता है, ठीक है। सेल के शेप में अगर कभी चेंज आना है तो उसके लिए भी अलाउ करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जस्ट बिकॉज ऑफ द फ्लूइड नेचर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कई बार क्या होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस भी आते हैं, ठीक है। जैसे कि सबसे सिंपल एग्जांपल दूंगी मैं आपको, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई होता है, इंटेस्टाइनल विलाई होता है। इंटेस्टाइनल विलाई कैसे बनता है, ठीक है, जो इंटेस्टाइन्स में सेल्स होते हैं, ठीक है, सेल्स का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें मॉडिफिकेशन आता है, उसमें चेंज आता है, वो सर्टन शेप गेन कर लेता है जिससे कि हम लोग उसको माइक्रोविलाई के जैसे आइडेंटिफाई करते हैं। फिर ये जो माइक्रोविलाई होता है ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। तो वैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर भी क्या होता है, मॉडिफिकेशंस आता है। पहले तो माइक्रोविलाई बनाते हैं ये लोग, ठीक है, उसके अलावा कई बार मॉडिफिकेशन होकर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट के लिए चैनल्स बन जाते हैं जिनको कि हम लोग प्लाज्मोडेस्माटा या डेस्मोसोम्स के नाम से बोलते हैं, ठीक है। तो हालांकि अभी उतने डिटेल में हमको जाना नहीं है तो इस टॉपिक को हम लोग छोड़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी तक हम लोगों ने क्या बोला कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है अपने थ्रू ट्रांसपोर्ट करने के लिए अलाउ करता है, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होने वाला जो ट्रांसपोर्ट है उसको हम लोग कहते हैं मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब ये जो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट होता है ये बेसिकली 2 टाइप्स का होता है। एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। टू टाइप्स का है, पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है आप लोगों के बुक में एक सेपरेट सेक्शन में दिया हुआ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में नहीं दिया है, सेपरेट सेक्शन में चैप्टर के आई थिंक स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है, ठीक है। तो उसमें आप लोग देखना, ठीक है। अब ये जो दोनों टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, ठीक है, इनको हम लोग टाइप्स में किस बेसिस पे डिवाइड करते हैं, इस बेसिस पे डिवाइड करते हैं कि ट्रांसपोर्ट में एनर्जी लगती है कि नहीं, ठीक है। दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंसेस क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है इसमें एनर्जी नहीं लगती है लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी लगती है, ठीक है। पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है थोड़ा सा स्लो होता है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो फास्ट होता है, ठीक है। पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को ये क्या करेगा, हमेशा फॉलो करेगा। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो ट्रांसपोर्ट होता है दैट इज ऑलवेज अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है, इट इज ऑलवेज अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। तो ये बेसिक 3 डिफरेंसेस होते हैं एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट के बीच में। पहला क्या, यहाँ पर एनर्जी नहीं लगती है पैसिव में लेकिन एक्टिव में एनर्जी लगती है। पैसिव ट्रांसपोर्ट स्लो होता है लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट फास्ट होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से काम करेगा लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट काम करेगा, ठीक है। अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं, कभी भी मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट जो है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को फॉलो करना। तो पैसिव
ट्रांसपोर्ट जो है उसमें हमेशा ट्रांसपोर्ट जो है कहाँ से होगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट इससे उल्टा चलता है, वो लोअर से हायर की तरफ मूवमेंट करवा लेता है, ठीक है। अब एक खुद चीज़ सोचो कि अगर कोई बच्चा है, ठीक है, उसकी स्कूल आने की इच्छा नहीं है, लेकिन अगर उसको स्कूल लेकर के हमको आना है तो हमको उसको लालच देना पड़ेगा, ये दे दूंगा, वो दे दूंगा, ये कर देंगे, वो कर देंगे। या फिर अगर लालच से भी नहीं माना तो उसको खींच खाच के मार पीट करके लेके आना पड़ेगा, मतलब अपनी एनर्जी इनपुट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्योंकि लोअर से हायर की तरफ मूवमेंट होना है, तो नेचर में टेंडेंसी हमेशा क्या होती है कि चीज़ें जो है हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ही मूव करती हैं नेचुरली, ठीक है। लेकिन आपको नेचर के अगेंस्ट जाना है, लोअर से हायर के तरफ आपको चीज़ को लेकर के जाना है, तो ज़ोर ज़बरदस्ती से ही लेकर के जाओगे। अगर ज़ोर ज़बरदस्ती से लेकर के जाओगे तो थोड़ी एनर्जी तो लगानी पड़ेगी, ठीक है, एनर्जी लगानी पड़ती है, इसीलिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, ठीक है। और यहाँ पे जो एनर्जी यूज़ होती है वो कौन सी एनर्जी यूज़ होती है, एटीपी, ठीक है। एटीपी का यूटिलाइजेशन होता है और ज़ोर ज़बरदस्ती से लोअर कंसंट्रेशन से सब्सटेंस का मूवमेंट जो है हायर कंसंट्रेशन की तरफ होता है यहाँ पर, ठीक है। अब पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है इसमें भी दूसरे टाइप्स एंड सब टाइप्स जो है प्रेजेंट हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करें तो दो तरीके का ट्रांसपोर्ट होता है इसमें। एक होता है पैसिव डिफ्यूजन और दूसरा होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है। दो तरीके का डिफ्यूजन है, पैसिव डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है। पैसिव डिफ्यूजन क्या होता है, पैसिव डिफ्यूजन में नॉर्मली, ठीक है, नॉर्मली क्या होगा, जो नॉर्मल डिफ्यूजन होता है सब्सटेंस का मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ वो होगा, ठीक है। जैसे कि पोटैटो वाला एक्सपेरिमेंट तो तुम लोग को करना था इस साल, अभी तक हो नहीं पाया है वो या फिर एक सिंपल एग्जांपल हम लोग देते हैं, जब कभी भी घर में छोले वगैरह बनने वाला रहता है तो चने को रात में भिगा देते हैं हम लोग, ठीक है। चने को जब सूखे चने को रात में हम लोग पानी में डाल देते हैं तब क्या होता है, अगले दिन हम लोग मॉर्निंग में देखेंगे तो चना जो है वो भीग जाता है, फूल जाता है, उसका साइज इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज़ अ सिंपल एग्जाम्पल ऑफ पैसिव डिफ्यूजन, क्योंकि चने के अंदर मॉइस्चर का कंटेंट ज़ीरो रहता है, तो जब उसको आप पानी में भिगाते हो तो बाहर पानी में जो पानी में क्या होगा कि मॉइस्चर का कंटेंट मैक्सिमम है, मतलब वहाँ पानी का कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा है और चने के अंदर पानी का कंसंट्रेशन क्या है, कम है। तो ऑब्वियसली वाटर का मूवमेंट कहाँ होगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, मतलब पानी का मूवमेंट जो है चने के बीज के अंदर होगा, ठीक है। तो इस तरीके का जो डिफ्यूजन होता है दैट इज़ नोन एज द पैसिव डिफ्यूजन, ठीक है। सिंपल एक मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है, मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन से जब लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होगा, ठीक है, दैट इज पैसिव डिफ्यूजन, ठीक है। अब दूसरा जो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और पैसिव डिफ्यूजन में क्या डिफरेंस है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है यहाँ पे कोई ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन जो है ये सब्सटेंसेस के डिफ्यूजन में हेल्प करेगा, बस उतना ही डिफरेंस है। जो डिफ्यूजन है वो मेम्ब्रेन के थ्रू ही होगा, लेकिन उस मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहने वाला कोई एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन जो है वो सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगा, बस उतना डिफरेंस होता है पैसिव डिफ्यूजन में और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में, ठीक है। दरवाज़ा लगाओ। समझ आया अनिध्या को, आकांक्षा? सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। पैसिव डिफ्यूजन में कोई ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन यूज़ नहीं होता, सिंपल डिफ्यूजन होता है ये। और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होगा, एक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन जो है वो बस प्रेजेंट रहेगा और उसके थ्रू जो है सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं एक्टिव डिफ्यूजन पर, ठीक है। एक्टिव डिफ्यूजन जो है, सॉरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है, ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में बेसिकली क्या होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के कोई सब टाइप्स नहीं है, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में तुम लोगों को एक मैं सोडियम पोटेशियम पंप का एग्जांपल दूंगी, जिसका क्वेश्चन मैंने एग्जाम में पूछा था, जिसका आंसर किसी ने नहीं दिया था। सोडियम पोटेशियम पंप पढ़ा था, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स पढ़ा था,
किसी ने नहीं पढ़ा था, क्योंकि उसका पढ़े होते तो आंसर मिलता मेरे को, ठीक है। कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स में जब नर्व सेल के अंदर और बाहर आयंस का मूवमेंट होता है, ठीक है, तो वो होता है सोडियम पोटेशियम पंप के हेल्प से, ठीक है। सोडियम पोटेशियम पंप जो है ये एग्जाम्पल है एक्टिव ट्रांसपोर्ट का, ठीक है। तो सोडियम पोटेशियम पंप का ही अगर हम लोग एग्जाम्पल लें तो यहाँ पे बेसिकली कौन काम आता है, यहाँ पे दो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो है काम आते हैं, ठीक है। ये किसका मेम्ब्रेन है, ये नर्व सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। नर्व सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इस तरीके से दो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं जो कि सोडियम पोटेशियम पंप के फॉर्म में काम करते हैं। सोडियम पोटेशियम पंप मतलब ऐसा स्ट्रक्चर जो कि सोडियम और पोटेशियम आयंस के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करे, ठीक है, इसीलिए हम लोग उसको सोडियम पोटेशियम पंप बोल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो हम लोग शो कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। जनरली क्या होना चाहिए, हायर से लोअर के तरफ जो है चीज़ें जानी चाहिए, ठीक है। लेकिन सोडियम पोटेशियम पंप जो है ये कैसे काम करता है, जैसे हम लोग नर्व इम्पल्स का ही एग्जाम्पल लेते हैं जनरली, ठीक है। जनरली जब नर्व सेल रेस्ट पर होता है, ठीक है, तो उस टाइम पे पोटेशियम आयंस जो हैं, ठीक है, इनका नंबर जो है क्या रहता है, सेल के अंदर ज़्यादा रहता है, ठीक है, और बाहर की तरफ जो सोडियम के आयंस होते हैं उनका कंसंट्रेशन ज़्यादा रहता है, ठीक है। लेकिन जनरली जब नर्व इम्पल्स कंडक्ट होने वाला रहता है तब क्या होता है, ये सिचुएशन उल्टी हो जाती है, ठीक है। उल्टी हो जाती है कैसे कि पोटेशियम आयंस बाहर की तरफ मूव करते हैं और सोडियम आयंस जो हैं ये अंदर की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैसे शो कर रहा है, यहाँ पे सोडियम का कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा ज़रूर है, ठीक है, लेकिन सोडियम के साथ साथ पोटेशियम के जो आयंस हैं वो भी प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे ऑलरेडी पोटेशियम के आयंस प्रेजेंट हैं तो अंदर से दोबारा से पोटेशियम आयंस को बाहर ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी पोटेशियम के आयंस जो हैं उसको सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है, ज़बरदस्ती क्या करेगा, अंदर से बाहर की तरफ ट्रांसपोर्ट कर देता है, ठीक है। तो ये जो पोटेशियम आयंस का अंदर से बाहर की तरफ ज़बरदस्ती ट्रांसपोर्ट होता है, दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अभी उसके नर्व इम्पल्स के ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे। अगर तुम लोगों को मैं और दूसरा एग्जांपल दूं, हम लोग जब फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में एक हाइपोथेसिस है जो कि बताता है कि एटीपी का सिंथेसिस कैसे होता है, ठीक है। उसमें है ना जो आपके प्रोटॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स का बहुत बड़ा फंक्शन होता है, ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि प्रोटॉन्स जो हैं, ठीक है, उनका ज़बरदस्ती ट्रांसपोर्ट कराया जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के हेल्प से, ठीक है। और जब प्रोटॉन्स जो हैं ज़बरदस्ती उनका ट्रांसपोर्ट किया जाता है, उस ड्यूरेशन में ज़बरदस्ती ट्रांसपोर्ट होने के ड्यूरेशन में क्या होता है, बहुत लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ होती है, उसी एनर्जी को कैप्चर किया जाता है और उस एनर्जी से जो है एटीपी का सिंथेसिस किया जाता है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जब कभी भी हम लोग एग्जाम्पल देंगे सोडियम पोटेशियम पंप का, ठीक है, एग्जाम्पल देंगे, सिंपल एग्जाम्पल, जहाँ पे पोटेशियम आयंस को एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है, और फिर फाइनली नर्व इम्पल्सेस का कंडक्शन होता है। तो हमको हालांकि इतने डिटेल में नहीं जाना है, हमको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के फीचर्स क्या हैं और उसका एक एग्जाम्पल बस हमको याद रखना है, उससे ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है हमको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। आप लोगों के बुक में एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस दिया है कि नहीं? दिखाओ, बुक दिखाओ मुझे। नहीं दिया है। चलो, नहीं दिया है तो उसके तरफ हम लोग जाएंगे नहीं, ठीक है। तो एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है यहाँ पर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस क्योंकि दिया नहीं है तो उस डिटेल पे हम लोग जाएंगे नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं साइटोप्लाज्म की, और साइटोप्लाज्म में जो सेल ऑर्गेनेल्स रहते हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला सेल ऑर्गेनेल क्या दिया है तुम लोग के बुक में?
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिया है। चलो ठीक है, फिर उसी सीरीज़ में बढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले साइटोप्लाज्म के बारे में डिस्कस करते हैं। साइटोप्लाज्म है क्या? ठीक है, साइटोप्लाज्म जो है एक जेली लाइक फ्लूइड है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट रहता है। साइटोप्लाज्म मोस्टली इट इज़ कंप्राइज्ड और मोस्टली इट इज़ मेड अप ऑफ वाटर। वाटर के अलावा साइटोप्लाज्म में डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, फैट के ड्रॉपलेट्स, ठीक है, और उसके अलावा और एंजाइम्स जो हैं, बहुत सारे एंजाइम्स और जो बायोकेमिकल्स हैं, काफ़ी सारे बायोकेमिकल्स जो हैं साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट रहेंगे। उसके अलावा साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं प्रेजेंट रहते हैं। हर सेल ऑर्गेनेल का अपना स्ट्रक्चर और अपना पर्टिकुलर फंक्शन रहता है। ठीक है, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड आई थिंक क्लास 9 से आप लोगों को याद होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत तो याद रहना चाहिए हमको। ठीक है, चलो, जैसे कि तुम लोग के बुक में सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिया है, तो हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसकी सबसे पहली डिस्कवरी पोर्टर ने की थी। ठीक है, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड बाय पोर्टर। ठीक है, और पोर्टर ने ही 1953 में इसका नाम दिया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इट इज़ ऑब्जर्व्ड एज अ चैनल ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स। ठीक है, बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स का एक कंबाइंड फॉर्म है। ठीक है, 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, 3 स्ट्रक्चर्स मिल करके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है मोस्टली बनाते हैं। ठीक है, अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें, ठीक है, तो एक सिंगल मेम्ब्रेन से बने हुए 3 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स रहते हैं। ठीक है, तीनों स्ट्रक्चर्स आपस में क्या करते हैं, मिक्स एंड मैच होते हैं और इवेंचुअली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो स्ट्रक्चर है उसको बनाते हैं। ठीक है, तो जो 3 स्ट्रक्चर्स हैं विच आर इन्वॉल्व्ड, ठीक है, दैट इज द सिस्टर्नी, then we are having the tubules and finally we are having the vesicles। ठीक है, ये 3 तरीके के स्ट्रक्चर्स मिलकर के इवेंचुअली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर बनाएंगे। सिस्टर्न का मीनिंग क्या होता है? एक पाइप के जैसा स्ट्रक्चर जिसका एक एंड ओपन और एक एंड क्लोज हो। ठीक है, पाइप के जैसा स्ट्रक्चर जिसका एक एंड ओपन और एक एंड क्लोज होगा, इस तरीके के स्ट्रक्चर को हम लोग सिस्टर्नी कहते हैं। देन वी आर हैविंग ट्यूब्यूल्स, ये अगेन पाइप के जैसा स्ट्रक्चर है जिसके दोनों एंड्स ओपन रहते हैं। एंड फाइनली वी आर हैविंग द वेसाइकल्स जो कि स्फेरिकल ग्लोब्यूल्स के जैसे होते हैं। ये 3 तरीके के जो स्ट्रक्चर्स हैं ये मिलकर के क्या बनाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ओवरऑल स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, तो बुक में अगर तुम लोग देखोगे, आई डोंट नो सेपरेटली दिया है कि नहीं दिया है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। दिस इज द सिस्टर्न। ठीक है, सिस्टर्न्स जो है आपस में ट्यूब्यूल्स के हेल्प से इस तरीके से जुड़े हुए रहते हैं। तो ये क्या हो गया, आपका सिस्टर्नी हो गया, ये ट्यूब्यूल्स हो गया, और इसके एक एंड पे इस तरीके से वेसाइकल्स जो हैं प्रेजेंट रहते हैं। तो सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेसाइकल्स तीनों चीज़ें मिलकर के ईआर का ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है बनाते हैं। याद ये रखना है हमको कि ये तीनों स्ट्रक्चर्स जो हैं ये सिंगल मेम्ब्रेन के बने हुए हैं। ठीक है, ऑल ऑफ देम दे आर मेड अप ऑफ सिंगल मेम्ब्रेन ओनली। ठीक है, अब इसके स्ट्रक्चर के ज़्यादा डिटेल में तो हावेवर हमको जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब ये बताओ SER और RER के बीच में क्या डिफरेंस होता है? बुक में देख के नहीं, पिछले 1-2 साल का कुछ तो याद होना चाहिए। SER और RER में क्या डिफरेंस है? RER का ना सरफेस थोड़ा रफ रहता है, मतलब उसमें ना पोर्स प्रेजेंट रहते हैं। अच्छा। और SER का ना सरफेस स्मूथ रहता है। गलत। रफ और स्मूथ तो ठीक है,
नाम से हम लोग समझ सकते हैं। लेकिन RER और SER, ठीक है, दो तरीके के ER होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक का अपीयरेंस रफ इसलिए रहता है क्योंकि RER जो है उसके सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं, पोर्स नहीं प्रेजेंट रहते हैं, उनके सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स हमेशा प्रेजेंट रहते हैं, इसीलिए RER का जो अपीयरेंस है वो रफ दिखता है हमको, ठीक है। लेकिन SER जो होता है, SER के सरफेस के ऊपर किसी भी तरीके के कोई राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं रहते हैं, इसीलिए SER हमको स्मूथ दिखता है। बस ये डिफरेंस है, ठीक है। और क्या डिफरेंस है, दोनों के फंक्शंस में डिफरेंस है, ठीक है। दोनों के फंक्शंस में हम लोग लास्ट में आएंगे। हावेवर अब ER का लोकेशन क्या होता है सेल के अंदर, ठीक है। कोई भी सेल जो मेटाबॉलिकली एक्टिव है, जिसके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस बहुत होते हैं, ठीक है, ऐसे सेल में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में अटैच्ड रहता है, उससे कनेक्टेड रहता है, या तो फिर वो न्यूक्लियस के साथ मोस्टली कनेक्टेड होता है, ठीक है। जैसे कि ये RER है, RER जो है ये मोस्टली न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहता है, ज़्यादातर RER जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड होता है, और SER जो है वो साइटोप्लाज्म में दूसरे लोकेशंस में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। RER ज़्यादातर न्यूक्लियस के पास क्यों रहता है, क्योंकि न्यूक्लियस में DNA से RNA बनता है, वो RNA न्यूक्लियस के बाहर निकलता है, वो RNA किसके साथ बाइंड करेगा, RER के ऊपर जो राइबोसोम्स है उसके साथ बाइंड करेगा, और फिर वो जो RNA है वो प्रोटीन बनाता है, ठीक है। तो RER के ऊपर राइबोसोम्स हैं, इसीलिए RER ज़्यादातर न्यूक्लियस के पास में रहता है, क्योंकि राइबोसोम्स जो हैं उनको प्रोटीन सिंथेसिस में कंट्रीब्यूट करना रहता है, इसलिए, ठीक है। तो RER की लोकेशन ज़्यादातर न्यूक्लियस के पास में रहेगी, और SER जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच्ड भी रह सकता है, या फ्री फॉर्म में साइटोप्लाज्म में इधर उधर फ्लोट भी कर सकता है, ठीक है। ER जो है ये ज़्यादातर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में वेल ऑर्गेनाइज्ड रहता है, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ज़्यादा अच्छे फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, प्रोकैरियोट्स में बहुत ही कम या तो बिल्कुल ही प्रेजेंट नहीं रहता है ER, ये हमको याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा ER के फंक्शंस पे अगर हम लोग आएँ तो, ठीक है, ER के फंक्शंस आपको याद होंगे, थोड़ा भी एक आध फंक्शन भी याद है क्या, वो तो मैंने अभी बताया। और लिपिड सिंथेसिस के प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, लिपिड सिंथेसिस भी करता है, आंसर करेक्ट है। लिपिड सिंथेसिस के प्रोसेस को क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस याद है, नहीं याद है, किसी को नहीं याद है, ठीक है। RER के फंक्शंस जो है, RER और SER के अलग अलग तरीके के फंक्शंस होते हैं। सबसे पहली बात तो RER का प्राइमरी फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस में कंट्रीब्यूट करना, ठीक है। मतलब ER खुद से कंट्रीब्यूट नहीं करता है, लेकिन RER के ऊपर जो राइबोसोम्स प्रेजेंट है वो एक्चुअली प्रोटीन सिंथेसिस में कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। अगर हम लोग SER के फंक्शन पे आए तो सबसे पहला SER का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, यानी कि लिपिड के नए मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज करना, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि किसी रीज़न के वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है सेल का वो डैमेज हो सकता है, या किसी दूसरे सेल मेम्ब्रेन का जो मेम्ब्रेन है या दूसरे सेल ऑर्गेनेल का जो मेम्ब्रेन है वो किसी रीज़न से अगर डैमेज हो गया, तो वो जो मेम्ब्रेन है उसको रिपेयर करने के लिए नए लिपिड के मॉलिक्यूल्स लगेंगे, ठीक है। ये नए लिपिड मॉलिक्यूल्स सप्लाई करने का काम कौन करता है, SER करता है, ठीक है। SER मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस के प्रोसेस के थ्रू नए लिपिड के मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज करता है। ये नए लिपिड के मॉलिक्यूल्स जो हैं ये ट्रांसपोर्ट हो करके उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर मेम्ब्रेन डैमेज हुआ है, ठीक है। फिर लिपिड के मॉलिक्यूल्स उस डैमेज्ड मेम्ब्रेन के साथ में क्या होते हैं, इनकॉर्पोरेट होते हैं। जहाँ पे गैप बन गया है या जहाँ पे लिपिड के मॉलिक्यूल्स डैमेज हो चुके हैं, तो डैमेज्ड लिपिड के मॉलिक्यूल्स को रिप्लेस करके उनको वहाँ से हटा देता है, उनकी
जगह पे अपने आप को एस्टैब्लिश करता है और इस तरीके से मेम्ब्रेन को क्या करता है, रिपेयर करने का काम करता है। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है SER का, डिटॉक्सिफिकेशन। ठीक है, हमारा जो लिवर होता है, लिवर का काम क्या होता है कि जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स होते हैं, ठीक है, उनका एलिमिनेशन, उनका डाइजेशन मोस्टली हमारे लिवर के अंदर होता है। ठीक है, तो सिर्फ ये नहीं कि जो नॉर्मल मेडिसिन भी हम लोग खाते हैं ना, सर्दी खांसी बुखार की भी जो मेडिसिन है उसमें भी केमिकल्स, उसमें भी ड्रग्स होते हैं, तो ये सारे केमिकल्स जो है उनका ब्रेक डाउन करना और उनका रिमूवल करना ये लिवर का काम है। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के मेडिसिन के ब्रेक डाउन को करना, उनको रिमूव करना, या जो लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स कंज्यूम करते हैं, कोकेन, हेरोइन वगैरह वगैरह, ठीक है, तो उन सब का ब्रेक डाउन करके उनको बॉडी से रिमूव करना, या जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, अल्कोहल का ब्रेक डाउन करके हमारी बॉडी से रिमूव करना, ये सारा काम कौन करता है, हमारा लिवर करता है। ठीक है, लिवर के जो सेल्स में SER होता है, SER जो है ये सारे सब्सटेंसेस के ब्रेक डाउन का काम करता है, और SER के इस फंक्शन को हम लोग डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, टॉक्सिन्स हैं, हमारी बॉडी के लिए जहर हैं, तो टॉक्सिन्स का रिमूवल जो है हमारी बॉडी में कौन करता है, लिवर सेल्स में जो SER होता है स्पेसिफिकली वो डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। ठीक है, उसके अलावा आपको प्राइमरीली क्या फंक्शन याद रखना है, प्रोटीन सिंथेसिस, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, ये 3 प्राइमरी फंक्शंस हैं। उसके अलावा सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्ट में भी जो है ER हेल्प करता है। ठीक है, ER में जो यहाँ पे वेसाइकल्स बनते हैं ना, ठीक है, तो जनरली क्या होता है, जैसे RER का ही एग्जाम्पल दे रही हूँ, जो राइबोसोम्स प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है, वो प्रोटीन जो है वो इनकम्प्लीट फॉर्म में या कच्चे फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो कच्चे से उसको पक्का बनाना पड़ता है। ठीक है, तो जब RER में प्रोटीन बनता है, ये प्रोटीन जो है ये वेसाइकल के अंदर जाता है और वेसाइकल के अंदर पैक होता है। ठीक है, फिर ये जो वेसाइकल्स हैं इसको कहाँ लेके जाते हैं, गोल्जी अपैरेटस के पास लेके जाते हैं, और गोल्जी अपैरेटस जो है वो प्रोटीन को कच्चे से पक्के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो सेल के अंदर जो इंट्रासेल्यूलर ट्रांसपोर्ट होता है, इंट्रासेल्यूलर ट्रांसपोर्ट में भी एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, दीज आर द फंक्शंस ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। स्ट्रक्चर में हमको क्या याद रखना है, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स एंड वेसाइकल्स, 3 चीज़ें याद रखनी है। RER और SER का अलग अलग स्ट्रक्चर है, उसको याद रखना है, और दोनों के फंक्शंस को याद रखना है। ठीक है, आज क्लास को यहीं कंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आगे के जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आज का समझ आया जितना भी पढ़ाया, कोई डाउट तो नहीं? किसका? सिस्टर्नी, CISTERNAE, सिस्टर्नी, वेसाइकल्स एंड ट्यूब्यूल्स। ठीक है, क्लियर है?